दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टिंटन एबे। इसका पूरा नाम है लाइन कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबोव टिंटन एबे। ये एक पोएम है जिसको लिखा था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और दोस्तों ये पोएम जो है 1798 में विलियम वर्ड्सवर्थ के एक पोएम्स के कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स में ये पब्लिश हुई थी। ये पोएम बहुत ही लंबी है, मैं लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है दोस्तों। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स बोल रहे थे कि इस पर एक वीडियो होनी चाहिए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों इस पोएम को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें जो हमें जान लेनी ज़रूरी है और आगे पोएम पढ़ते हुए वो हमें काम आएगी। सबसे पहले तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की कुछ सबसे फेमस पोएम्स में से एक है। बहुत ज़्यादा फेमस पोएम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ की। दूसरा, ये पोएम तब लिखी गई थी जब विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ में 1798 जुलाई 1798 में टिंटन एबे गए थे। यानी उस वक्त विलियम वर्ड्सवर्थ की एज रही होगी लगभग 28 साल और इससे ठीक 5 साल पहले यानी कि 23 साल की उम्र में विलियम वर्ड्सवर्थ पहले भी यहाँ पे आ चुके थे। यानी कि 5 साल पहले जब विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे आए थे तो वो इनके यूथफुल डेज थे, जवानी के दिन थे, शुरुआती जवानी के दिन। तो ये चीज़ें याद रखना आगे काम आएगी। दोस्तों मैं आपको बता दूँ ये वीडियो 2 पार्ट्स में बनेगी। लगभग 160 लाइनें हैं इस पोएम के अंदर, 160 लाइन्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग लगभग आधी पोएम को कवर करेंगे यानी कि 80 लाइन्स के आसपास। तो शुरू करते हैं आज की हमारी पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ पहली लाइन में लिखते हैं कि 5 years have passed, 5 साल गुजर गए। 5 summers, 5 गर्मियाँ, एंड विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, और 5 लंबी सर्दियाँ। लंबी सर्दियाँ इसलिए क्योंकि सर्दियों के टाइम पर हमको ऐसे लगता है कि टाइम धीरे धीरे गुजर रहा है। तो पहली लाइन में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं कि 5 साल गुजर गए, 5 गर्मियाँ और 5 लंबी सर्दियाँ। एंड अगेन आई हेयर, मैं फिर से सुन सकता हूँ, दीज वाटर्स रोलिंग फ्रॉम द माउंटेन स्प्रिंग विथ अ सॉफ्ट इनलैंड मर्मर। और मैं फिर से सुन सकता हूँ इस पानी की आवाज़ को जो माउंटेन स्प्रिंग से बहता हुआ, जो नदियाँ माउंटेन से बहती हुई आ रही है। बहता हुआ मतलब रोलिंग मतलब बहता हुआ, एक सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है। ये बहता हुआ पानी सॉफ्ट इनलैंड मर्मरिंग साउंड कर रहा है, वो मैं सुन सकता हूँ। सोचो क्या सीन होगा। वंस अगेन डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, मतलब एक बार फिर से मैं इन लंबी खड़ी बुलंद चट्टानों को देखता हूँ। क्लिफ्स का मतलब चट्टाने, बिहोल्ड मतलब देखता हूँ। दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। इस लाइन का मतलब है ये शांत और सुनसान सीन इम्प्रेस करता है और ज़्यादा गहरी तन्हाई में सोचने को। एंड कनेक्ट द लैंडस्केप विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। ये लाइन माउंटेन्स के लिए बोली गई है, ये जो खड़ी चट्टाने हैं इनके लिए बोली गई है कि ये खड़ी चट्टाने इस लैंडस्केप को स्काई के साथ मिलाती है, आसमान के साथ कनेक्ट करती है। और ये जो लैंडस्केप का सीन है ये एकदम आसमान की तरह शांत है। द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, वो दिन आ गया जब मैं फिर से आराम कर सकूंगा। रिपोज का मतलब लेट सकूंगा या आराम कर सकूंगा। हियर अंडर दिस डार्क सिकेमोर, यहाँ इस डार्क सिकेमोर ट्री के नीचे। ये सिकेमोर का ट्री कुछ इस टाइप का होता है। एंड व्यू, और यहाँ लेटा लेटा देख सकता हूँ दीज प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, इन घास से हरे भरे प्लॉट्स को जो कि कॉटेज के पास बने हुए हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, और इन फ्रूट्स के बगीचों को। ऑर्चर्ड टफ्ट्स का मतलब फ्रूट के बगीचों को। विच एट दिस सीजन, जो कि इस सीजन में यानी कि जुलाई के सीजन में ही आया है विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी बहन के साथ में यहाँ पर। तो वो इस सीजन में, वो ऑर्चर्ड इस सीजन में, वो बगीचा इस सीजन में, विद देयर अनराइप्ड फ्रूट्स, कच्चे फलों से भरा हुआ है। वो बगीचा कच्चे फलों से भरा हुआ है। क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, और इस सीजन में इन फ्रूट्स ने हरे कलर के कपड़े पहन रखे हैं। क्लैड का मतलब पहनना, कोई कपड़े वगैरह पहनना। तो हरे हरे फ्रूट्स हैं। विच लूज देम सेल्फ मिड ग्रूव्स एट कॉप्सेस, तो हरे होने की वजह से वो फ्रूट्स खुद को खो बैठे हैं इन ग्रोव्स और कॉप्सेस के बीच में, यानी कि छोटे बड़े पेड़ों और पौधों के बीच में खुद को खो बैठे हैं। वंस अगेन आई सी दीज हेजरोज हार्डली हेजरोज। हेजरोज का मतलब झाड़ियाँ।
तो एक बार फिर से मैं इन झाड़ियों को देखता हूँ जो खेत को प्रोटेक्ट करने के लिए है, लेकिन हार्डली ही ये हैज रोज हैं, यानी कि झाड़ियाँ हैं। मतलब ये इतनी छोटी झाड़ियाँ हैं जिन्हें देखकर लग रहा है ये तो ऐसे ही फैली हुई है खेत के अंदर। आगे वर्ड्सवर्थ खुद बोल रहे हैं, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटिव वुड रन वाइल्ड, यानी कि ये तो ऐसे ही फैली हुई हैं खेत के अंदर, ये जो हैज रोज हैं। आगे बोलते हैं, दीज पास्टल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर, ये जंगली फार्म्स, ये पास्टल देहाती टाइप के जंगली टाइप के फार्म्स जो पूरे के पूरे ग्रीन हैं। एंड ब्रीथ ऑफ द स्मोक सेंट अप इन साइलेंस फ्रॉम अमंग द ट्रीज, और इन पास्टल फार्म्स में यानी कि इन जंगलों में स्मोक यानी कि धुआं छल्ले के शेप में हवा में ऊपर उठ रहा है। मतलब एकदम शांत सीन है और पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले ऊपर की ओर उठ रहे हैं। तो क्या सीन होगा? विथ सम अनसर्टेन नोटिस एज माइट सीम ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड। दोस्तों यहां पर इन दो लाइनों का मतलब ये है कि ये जो सीन है, ये जो शांत सीन है, ऊपर हवा में पेड़ों के बीच में से धुएं के छल्ले उठ रहे हैं, तो ये सीन अनसर्टेनली इंडिकेट कर रहा है जिप्सीज को, यानी कि बंजारों को, जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। जिप्सीज का मतलब आई होप आपको पता होगा। ये जिप्सीज एक ऐसी ट्राइब होती है, एक ऐसी जाति होती है जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, एक जगह नहीं रुकते, जहाँ मिलता है वहाँ अपने टेंट गाड़ लेते हैं। तो शायद वहाँ से ये धुआं उठ रहा है। या फिर आगे बोलते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की, या फिर और ऑफ सम हर्मिट्स केव, या फिर किसी साधु बाबा की गुफा होगी आसपास। Here by his fire the hermit sits alone, जहां कोई साधु बाबा अपनी आग के पास बैठा है और वहीं से ये धुआं आ रहा है, तभी ये धुएं के छल्ले पेड़ों के बीच में से उठ रहे हैं। तो आई होप यहां तक पोएम समझ में आई होगी। आगे बोलते हैं वर्ड्सवर्थ, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, यानी कि ये ब्यूटिफुल सीन ऑफ नेचर थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस हैव नॉट बीन टू मी एज इज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई, कि लंबे समय तक जब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था तो ये सीन, ये लैंडस्केप का सीन मेरे दिमाग में ऐसे छप गया था जैसे कोई आदमी हो, वो ये सीन को देखते देखते अंधा हो गया हो, ब्लाइंड हो गया हो, तो जिंदगी भर के लिए उसके दिमाग में ये सीन छप जाएगा। तो वैसे ही मेरे दिमाग में ये सीन छप गया था। तो अभी तक मैं इसको ठीक से अच्छी तरह से भुला नहीं पाया। बट ऑफ्ट इन लोनली रूम्स एंड मिड द डिन of towns and cities I have owed to them। इन दो लाइनों का मतलब ये है कि मेरी ऐसी हालत थी जब मैं शहर में अपने लोनली रूम्स में था, शहर में शोर शराबे के बीच में था। मिड द डिन का मतलब शोर शराबे के बीच में था। ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, टाउन्स और सिटीज के शोर शराबे के बीच में था। आई हैव ओड टू दैम, तब ये सीन मेरी आंखों के सामने था जो मैं यहां से लेकर के गया था, एक तरह से उधार लेकर के गया था यहां से ये सीन में। तो ये सीन इन द आवर्स ऑफ वियरीनेस, मेरे थकावट वाले टाइम में, शहर में जो मैं थकावट वाला टाइम बिता रहा था, उस टाइम में सेंसेशन स्वीट, उनसे ये स्वीट सेंसेशंस मैंने उधार ली। सीधी भाषा में, जब मैं शहर में थका हुआ फील करता था तो मैं इस ब्यूटीफुल सीन को याद करता था जो मैं 5 साल पहले यहां पर देख कर गया था, जिसको मैंने अपने खून में और हार्ट में फील किया था। फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड। और ये सीन मेरे दिमाग से भी पास होता था विथ ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन, और वहीं जाकर मेरे दिमाग में ये सीन रीस्टोर हो गया। ट्रैंक्विल रेस्टोरेशन का मतलब दिमाग की शांति में जाकर ये रीस्टोर हो गया। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, तो ये फीलिंग्स मुझे उस ब्यूटीफुल सीन ने दी है, उस अनरिमेंबर्ड प्लेजर ने दी है। सच परहैप्स एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ। मतलब यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब यह है कि इस सीन का जाने अनजाने मुझ पर एक मॉरल इन्फ्लुएंस भी पड़ा है, मेरे कैरेक्टर पर, और मेरे छोटे छोटे नेमलेस अनरिमेंबर्ड कामों में भी दया और प्यार आ गए। नॉर लेस आई ट्रस्ट, और सिर्फ यही नहीं, मैं तो ये मानता हूं, टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट,
कि इससे मुझे एक और गिफ्ट मिला है, ऑफ एस्पेक्ट मोर सब्लाइम एंड ब्लेस्ड मूड। ये लॉफ्टी नेचर और ब्लेस्ड मूड इन विच द बर्डन ऑफ द मिस्ट्री, मतलब इस मिस्टीरियस वर्ल्ड में दिमाग पे पड़ने वाले बर्डन के बीच में, मतलब वो बर्डन जो दिमाग पर पड़ता है, इन विच द हैवी एंड वियरी वेट ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड इज लाइटन। वो बर्डन, वो वेट इतना हैवी और थकाऊ होता है, इस मिस्टीरियस वर्ल्ड का वेट। दोस्तों यहाँ पे अनइंटेलिजिबल का मतलब है मिस्टीरियस, इज लाइटन दैट सेरीन एंड ब्लेस्ड मूड। तो इस सीन को याद करने से वो वेट, दिमाग पर पड़ने वाला वो वेट हल्का होता है। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन until the breath of this corporeal frame and even the motion of our human blood almost suspended। मतलब उस टाइम पर इस सीन के अफेक्शंस हम पर होते हैं और सब कुछ हम हमारी स्पिरिचुअल सेंसेस से फील करते हैं। उस वक्त हमारी ये जो ब्रीदिंग बॉडी है, जो हम सांस लेते हैं, वो बॉडी जो है वो, और मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, मतलब हमारे बॉडी में जो ब्लड होता है वो सब कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाता है। एंड वी आर लेड asleep इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल, कि हमारी बॉडी तो सो जाती है लेकिन हमारी आत्मा जागती रहती है उस वक्त। वाइल विथ एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स। मतलब यहाँ पर पोएट बोल रहे हैं कि उस वक्त हमारी आंखें तो शांत होती है बाय द पावर ऑफ हार्मनी एंड द डीप पावर ऑफ जॉय, और इससे हम चीज़ों को देखने लगते हैं, चीज़ों में जिंदगी को देखने लगते हैं, ठीक से हम चीज़ों को देखने लगते हैं। वी सी इन टू द लाइफ ऑफ थिंग्स, मतलब वी आर एबल टू सी द इनर मीनिंग्स ऑफ थिंग्स। बट दिस बी बट अ वेन बिलीफ येट ओ हाउ ऑफ्ट। मतलब यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं कि अगर ये एक इल्यूजन भी हुआ, ये सब जो मैं सोच रहा हूँ ये एक इल्यूजन भी हुआ, एक भ्रम भी हुआ, तो भी क्या फर्क पड़ता है। Darkness and amid of many shapes of joyless delight, when the fretful stare unprofitable and the fever of the world hung upon the beatings of my heart। मतलब किस तरह मैंने रात के अंधेरे में और दिन की इस जॉयलेस रोशनी में, जब मैं सिटी में था तो ऐसी कोई भी ब्यूटीफुल चीज़ नहीं देख पाता था। तो उस सिटी लाइफ की अनप्रॉफिटेबल एक्साइटमेंट, या फिर कहें उसके बुखार ने मेरी हार्ट बीट्स पर बोझ डाला, मेरी हार्ट बीट्स को बस दबाया। तो अगर ये मेरा भ्रम भी है तो क्या फर्क पड़ता है, ये एक इल्यूजन भी है तो क्या फर्क पड़ता है। हाउ ऑफ्ट इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, ओ सिल्वन वाई दाउ वॉन्डर्ड थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी। इन लाइनों का मतलब यहाँ पर यह है कि न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया। यहाँ पर यह बात पॉइट वे रिवर को बोल रहा है, जो कि टिंटर्न एबी के पास में बहती है, जंगलों में से बहती है। तो न जाने कितनी बार मैंने अपनी स्पिरिट को तुम्हारी तरफ टर्न कर दिया मतलब तुमसे इंस्पिरेशन ली। जब नाउ विद ग्लीम्स ऑफ हाफ एक्सटिंग्विश्ड थॉट एंड मैनी रिकॉग्निशंस डिम एंड फेंट, और अब तो इस सीन को लगभग मैं आधा भूल चुका हूँ। बहुत सारी यादें डिम और फेंट हो गई हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में सब कुछ याद आ गया, पहले जैसा सब कुछ याद आ गया, सब कुछ चमक उठा एक तरह से दिमाग के अंदर। तो वापस से यादें ताज़ा हो गई मेरी यहाँ आने के बाद में। एंड समवॉट ऑफ अ सैड परप्लेक्सिटी, लेकिन मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ और हैरान भी। ये परप्लेक्सिटी का मतलब है व्याकुल होना या फिर हैरान होना। मैं थोड़ा सा सैड हूँ और थोड़ा सा हैरान भी हूँ। वो इसलिए, पिक्चर ऑफ द माइंड रिवाइव्स अगैन while here I stand, not only with the sense of present pleasure, but with pleasing thoughts that in this moment there is life and food for future years। कि भले ही ये पिक्चर मेरे दिमाग में वापस आ गई, यहाँ पे जब मैं आकर के खड़ा हुआ तो ये सारी यादें मेरी वापस ताज़ा हो गई। जब मैं इस नदी के पास खड़ा हूँ, सैड इसलिए हूँ क्योंकि मेरी यूथ जा चुकी है। जब मैं पहले यहाँ पर आया था तब मैं 23 साल का था, तब मेरी यूथ थी। तो अब जब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं नेचर को वैसे एंजॉय नहीं कर सकता जैसे मैंने बचपन में किया था, उस टाइम पर किया था, 5 साल पहले किया था।
और परप्लेक्सिटी इसलिए, मैं हैरान इसलिए हूँ क्योंकि 5 साल पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ये नेचर अब मुझे वैसा एंजॉयमेंट नहीं दे रहा जैसा 5 साल पहले दे रहा था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये सीन मुझे एंजॉयमेंट नहीं दे रहा, बल्कि फ्यूचर के लिए भी ये सीन मेरे लिए एंजॉयमेंट साबित होगा। कैसे? जो सीन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, फ्यूचर में जब मैं सिटी में जाऊँगा तो ये सीन एक तरह से मुझे याद रहेगा, तो मेरे लिए ये फूड का काम करेगा, लाइफ और फूड का काम करेगा वहाँ पर। लेकिन अब इस सीन के लिए मेरी फीलिंग्स काफ़ी हद तक चेंज हो गई है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने यूथफुल डेज से जब मैं पहले यहाँ पर आया था। When like a roe I bounded over the mountains, जैसे एक हिरन के छोटे बच्चे की तरह मैं माउंटेन्स पर कूदा करता था। रो का मतलब हिरन का छोटा बच्चा। By the sides of the deep rivers and the lonely streams, इस डीप रिवर और लोनली स्ट्रीम्स के पास, wherever nature led, जहां तक नेचर की ब्यूटी फैली हुई थी। More like a man flying from something that is dreads than one who sought the thing he loved, एक आदमी की तरह जो किसी चीज से भाग रहा है, या फिर उसकी तरह जो किसी से प्यार करता है और उसे पाना चाहता है, यानी कि नेचर। For nature then, the coarser pleasures of my boy's days and their glad animal movements all gone by, to me was all in all। यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब है दोस्तों कि उस वक्त मेरे लिए नेचर सब कुछ था। और ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसका मतलब यह है कि मेरे बचपन के वो दिन, वो प्लेजर्स से भरे हुए दिन और वो एनिमल मूवमेंट्स जो होते थे, जो मैं करता था, वो चले गए, वो दिन गुजर चुके हैं मेरे लिए। आई कैन नॉट पेंट वॉट देन आई वॉज, कि मैं पेंट नहीं कर सकता, मतलब बता नहीं सकता कि वो वक्त मेरे लिए क्या था। द साउंडिंग कैटरैक्ट हॉन्टेड मी लाइक अ पैशन। यहाँ पर दोस्तों साउंडिंग कैटरैक्ट का मतलब है वाटरफॉल, यानी कि झरना, जिसका साउंड मेरे दिमाग में एकदम स्ट्रॉन्ग इमोशन की तरह प्रेजेंट है अभी भी। उस टाइम पर जो मैंने झरने की आवाज़ सुनी थी उसका साउंड अभी तक मेरे दिमाग में है। द टॉल रॉक, द माउंटेन एंड द डीप एंड ग्लूमी वुड, ये लंबी सी खड़ी चट्टान, ये माउंटेन, ये डीप और ग्लूमी वुड, देयर कलर्स एंड देयर फॉर्म्स वर देन टू मी एन एपेटाइट, अ फीलिंग ऑफ लव। तो वर्ड्सवर्थ यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन सब के कलर्स, जब मैं अपनी यंग एज में था तो इन सब चीज़ों के कलर्स और शेप्स, इन सब चीज़ों की भूख थी एक मुझे। एपेटाइट मतलब भूख, फीलिंग्स एंड लव मतलब इन सब के लिए फीलिंग्स थी और लव था। दैट हैड नो नीड ऑफ अ रिमोटर चार्म, और उस लव को, उस फीलिंग को किसी दूर के चार्म की ज़रूरत नहीं है। रिमोटर चार्म का मतलब दूर के चार्म की ज़रूरत नहीं है, मतलब किसी बाहरी चार्म की। बाय थॉट सप्लाइड, और ये जो थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, ये थॉट्स मेरे दिमाग में इसलिए नहीं आ रहे कि मेरे आसपास ये ब्यूटीफुल नेचर है, बल्कि ये तो रिजल्ट है मेरी खुद की डीप थिंकिंग का जो मेरे दिमाग में चल रही है। नॉर एनी इंटरेस्ट अनबोरोड फ्रॉम द आई, और इसका उन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं है जो मेरा दिमाग मेरी आंखों से देख रहा है। मेरी आंखों से जो सीन उसने बोरो किए हैं, उन चीज़ों से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये मेरी इनर डीप थिंकिंग है। द टाइम इज पास्ट, वो टाइम गुजर गया। ऑल इट्स एकिंग जॉयज आर नाउ नो मोर। इस लाइन का मतलब यह है कि जब उस टाइम में जो दर्द झेलता था उसमें भी एक मज़ा था, तो वो टाइम अब नहीं है। एंड ऑल इट्स डिजी रैप्चर्स, और वो डिजी रैप्चर्स अब नहीं है। नॉट फॉर दिस फेंट आई नॉर मॉर्न नॉर मर्मर, और इस चीज़ के लिए जो टाइम गुजर गया उसके लिए मैं रोने या बड़बड़ाने नहीं वाला, बल्कि अदर गिफ्ट्स हैव फॉलोड, बल्कि नेचर ने मुझे कुछ दूसरे गिफ्ट्स दिए हैं, जैसे शक्ति दी है मुझे। फॉर सच लॉस, इस लॉस के लिए आई वुड बिलीव अबंडेंट रिकम्पेंस, और आई हैव लर्न टू लुक ऑन नेचर नॉट एज एन आवर ऑफ थॉटलेस यूथ, क्योंकि मैं अब सीख चुका हूं, फॉर आई हैव लर्न, मैं सीख चुका हूं कि नेचर को कैसे देखना है। उस तरह से नहीं देखना जैसे मैं अपनी थॉटलेस यूथ में देखता था। थॉटलेस यूथ का मतलब है उस टाइम कोई सीरियस थिंकिंग नहीं थी दिमाग में, बस मैं नेचर को ऐसे ही देखता था। लेकिन अब मैं मैच्योर हो चुका हूं,
आगे वर्ड्सवर्थ बोलते हैं, बट हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल एंड सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। लेकिन कभी कभार मुझे ये सैड और स्टिल म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी सुनाई पड़ता है मेरे कानों में। नॉर हार्श नॉर ग्रेटिंग। वो जो म्यूजिक है, सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, वो ना तो हार्श है ना इरिटेटिंग है, बल्कि वो हमें करेक्ट करता है। दो ऑफ एम्पल पावर टू चेसन एंड सबड्यू। मतलब वो जो म्यूजिक है वो हमें करेक्ट करता है, डिसिप्लिन और सफरिंग्स के साथ हमें हम्बल और जेंटल बनाने के लिए वो म्यूजिक है। एंड आई हैव फेल्ट, और मैंने ये फील किया है, अ प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी विथ अ जॉय ऑफ एलिवेटेड थॉट्स, कि कोई डिवाइन पावर, एक प्रेजेंस, नेचर की जो प्रेजेंस है उसको बोला है डिवाइन पावर। उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस दैट डिस्टर्ब्स मी, यानी कि वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है या फोर्स कर रही है। ये कोई बुरे तरीके से फोर्स नहीं कर रही है, गुड वे में फोर्स कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है कि मैं अपने थॉट्स को, अपने जॉय को ऊपर उठाऊं। अ सेंस सब्लाइम ऑफ समथिंग फार मोर डीपली इंटरफ्यूज्ड। तो वो जो डिवाइन पावर है, ऐसी फीलिंग आती है कि वो नोबल पावर नेचर में हर जगह फैली हुई है, डीपली इंटरफ्यूज्ड है। इंटरफ्यूज्ड का मतलब मिली हुई है हर जगह पर, डीपली मिली हुई है हर जगह पर। यहां पे दोस्तों ये समथिंग वर्ड जो है ये उस डिवाइन पावर के लिए यूज हुआ है। हुज ड्वेलिंग इज द लाइट ऑफ सेटिंग सन। जो रह रही है, ड्वेलिंग का मतलब रह रही है, इज अ लाइट ऑफ सेटिंग सन। डूबते हुए सूरज की रोशनी में भी, अगर दूसरी भाषा में कहूं तो इस लाइन का मतलब यह है कि उस डिवाइन पावर की प्रेजेंस ढलते हुए सूरज की रोशनी में भी मिलेगी। एंड द राउंड ओशन एंड द लिविंग एयर, इस राउंड ओशन में भी मिलेगी और इस लिविंग एयर यानी कि मूविंग एयर में भी मिलेगी। एंड द ब्लू स्काई, इस ब्लू स्काई में भी मिलेगी। एंड इन द माइंड ऑफ मैन, और इंसान के दिमाग में भी। अ मोशन एंड अ स्पिरिट, तो इस डिवाइन स्पिरिट का मोशन दैट इम्पेल्स ऑल थिंकिंग थिंग्स, जो हमारे दिमाग को सोचने पर मजबूर करता है, इंस्पायर करता है। इम्पेल्स का मतलब इंस्पायर करता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑल थॉट्स, जो जो चीजें इस दुनिया में सोच सकती है, जैसे इंसान सोच सकता है, उन सबको सोचने के लिए इंस्पायर करती है वो डिवाइन पावर। Therefore am I still a lover of meadows and the woods and mountains। इसलिए आज भी मैं इन घास के मैदानों, जंगलों और माउंटेन्स से प्यार करता हूं, क्योंकि ये सोचने को इंस्पायर करते हैं। एंड ऑफ ऑल दैट वी behold फ्रॉम दिस ग्रीन अर्थ, और उन सब चीज़ों को मैं प्यार करता हूं जो चीज़ें इस ग्रीन अर्थ से हम लोग देखते हैं। ऑफ ऑल द माइटी वर्ल्ड, आगे बोलते हैं ऑफ आई एंड ईयर, बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड व्हाट परसीव। मतलब वो हर एक चीज जिसे तुम आंखों से और कानों से देख सकते हो और सुन सकते हो, इस दुनिया की कोई भी चीज जो तुम आंखों से देखते हो या कानों से सुनते हो, बोथ व्हाट दे हाफ क्रिएट एंड हाफ परसीव का मतलब वेल प्लीज टू रिकॉग्नाइज इन नेचर एंड द लैंग्वेज ऑफ द सेंस, या फिर मेरी सेंसेस इस नेचर में चीजों को जो भी नाम देती है उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए। द एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने के लिए एक एंकर है। एंकर का मतलब क्या होता है दोस्तों? कोई नाव होती है, उसको रोकने के लिए जो लंगर लगाया जाता है उसको कहा जाता है एंकर। तो ये मेरे थॉट्स को बैलेंस करने वाला एक एंकर है। द नर्स द गाइड द गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, मेरी नर्स है, मेरी गाइड है, गार्डियन ऑफ माई हार्ट एंड सोल, ऑफ ऑल माई मॉरल बीइंग, और मैं जो ये मॉरल बीइंग हूँ, यानी कि ये मेरी मॉरलिटी को भी प्रोटेक्ट करती है, मेरी मॉरल फीलिंग्स को भी प्रोटेक्ट करती है, मुझे मॉरल फीलिंग्स देती है। नॉट पर चांस, इसका कोई चांस नहीं है। इफ आई वर नॉट द स्टार्ट, कि अगर मुझे ये उस वक्त सिखाया गया ना होता, नेचर ने उस वक्त मुझे नहीं सिखाया होता, तो भी शुड आई द मोर सफर माई जीनियल स्पिरिट्स टू डिके, तो भी मैं अपनी इस नेचुरल सिंपैथी और काइंडनेस को वेस्ट नहीं जाने देता। अब वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर से बोलते हैं, फॉर दाउ आर्ट विथ मी, कि तुम मेरे साथ में हो। हियर अपॉन द बैंक्स ऑफ दिस
फेयर रिवर, इस खूबसूरत नदी के बैंक पर, किनारे पर मेरे साथ में हो। दाओ माई डियरेस्ट फ्रेंड, माई डियर फ्रेंड, सिस्टर को बोल रहा है, माई डियर डियर फ्रेंड, एंड इन दाई वॉइस आई कैच माई लैंग्वेज ऑफ माई फॉर्मर हार्ट। तुम तो यहाँ पर पहली बार आई हो, तो तुम्हारी आवाज़ में मैं कैच कर सकता हूँ, मतलब फील कर सकता हूँ उस जॉय को जो मुझे फर्स्ट टाइम यहाँ आने पर मिला था। तो तुम वैसा ही फील कर रही हो जैसा मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था, जैसा मैंने फील किया था वैसा तुम फील कर रहे हो। तो मैं कैच कर सकता हूँ तुम्हारी वॉइस को, यानी कि फील कर सकता हूँ कि तुम कैसा फील कर रही हो। एंड रीड माई फॉर्मर प्लेजर्स एंड शूटिंग लाइट्स ऑफ द वाइल्ड आइज, और मैं अपने पुराने प्लेजर्स को तुम्हारी इन ब्राइट आइज के अंदर, वाइल्ड आइज जो हैं, इसमें देख सकता हूँ, रीड कर सकता हूँ। ओ येट अ लिटिल वाइल मे आई बिहोल्ड इन दी वॉट आई वॉज वंस। तो क्या थोड़े टाइम के लिए और मैं तुम्हारे अंदर देख सकता हूँ कि मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरा कैसा रिएक्शन था। माई डियर सिस्टर डोरथी, ऐसा बोल रहे हैं वो अपनी सिस्टर से कि क्या मैं थोड़ा टाइम और तो तुमको देख सकता हूँ कि मेरा क्या फर्स्ट टाइम रिएक्शन था जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था। एंड दिस प्रेयर आई मेक, और मैं यही प्रे करता हूँ कि मैं खुद को तुम में ऐसे ही देखता रहूँ। और मैं ये बात जानता हूँ, नोइंग दैट, और मैं ये बात जानता हूँ, नेचर नेवर डिड बिट्रे, नेचर उसके साथ कभी धोखा नहीं करेगी, द हार्ट दैट लव्ड हर, जिसने उसे सच्चे दिल से प्यार किया हो। इट इज हर प्रिविलेज, ये उसका खास गुण है। प्रिविलेज का मतलब ये नेचर का स्पेशल फंक्शन है कि जो उसे प्यार करता है ये उसे कभी धोखा नहीं देती। थ्रू ऑल द ईयर्स ऑफ दिस अवर लाइफ टू लीड फ्रॉम जॉय टू जॉय। इस लाइन का मतलब ये है कि नेचर हमें इस लाइफ में एक के बाद दूसरा सुख देती रहती है, जॉय टू जॉय। फॉर शी कैन सो इन्फॉर्म द माइंड दैट इज विथ अस, तो इम्प्रेस विथ क्वाइटनेस एंड ब्यूटी। तो नेचर हमारे दिमाग में क्वाइटनेस और ब्यूटी डालती है, हमें लॉफ्टी थॉट्स देती है, एंड सो फीड विथ लॉफ्टी थॉट्स, हमें बुलंद विचार देती है। दैट नाइदर एवल टंग्स रैश जजमेंट्स nor in sneers of selfish men, nor greetings were no kindnesses, nor all the dreary intercourse of daily life। यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब यह है कि नेचर हमें ऐसे थॉट्स देती है जो कि हमें अब्यूसिव, बुरा बोलने वाले लोगों, जल्दबाजी में फैसला लेने वाले लोग, मजाक उड़ाने वाले सेल्फिश लोग, या फिर सेल्फ सेंटर्ड जो तुम्हें नीचा देखना चाहते हैं वो लोग, या फिर बोरिंग दिमाग के लोग जो रोजमर्रा की बातें करते हैं, उनसे प्रोटेक्ट करती है। डायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि नेचर इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है ऐसे थॉट्स देकर। शैल एवर प्रिवेल अगेंस्ट अस और डिस्टर्ब आवर चीयरफुल फेथ। यहां से लेकर के यहां तक की लाइन का मतलब यह है कि ये सब जो चीजें मैंने आपको बताई, ये सब चीजें हमारी जो जॉय है, हमको जो ये चीयरफुल फेथ जो मिली है, इसको ओवरकम करना चाहती है, इसको जीतना चाहती है। ये सब चीज़ें, दैट ऑल विच वी बिहोल्ड इज फुल ऑफ ब्लेसिंग्स, मतलब जो भी इस ब्यूटीफुल नेचर के ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं वो सब हमें खुशी देते हैं। अब इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर को कुछ एडवाइस देंगे। ये पहली एडवाइस ये देते हैं, देयरफॉर लेट द मून शाइन ऑन दी इन द सॉलिटरी वॉक। वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं इस लाइन में कि तुम्हें अकेले चांदनी रात में चलना चाहिए जब चांद आसमान में तुम्हारे ऊपर चमक रहा हो। एंड लेट द मिस्टी माउंटेन विंड्स बी फ्री टू ब्लो अगेंस्ट दी, यानी कि इस लाइन का मतलब यह है कि उस वक्त धुंध भरी माउंटेन विंड्स फ्री होकर तुमसे टकराएं। ये अपनी बहन को एडवाइस इसलिए दे रहे हैं ये कि ऐसा ही सेम सीन उन्होंने 5 साल पहले, वर्ड्सवर्थ ने 5 साल पहले खुद ने फील किया था, एक्सपीरियंस किया था। सेम वैसा ही एक्सपीरियंस करो जैसा मैंने उस समय किया था। When these wild ecstasies shall be matured into a sober pleasure। लाइन का मतलब ये है, अपनी सिस्टर से बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि ये जो वाइल्ड, जो तुम्हें आनंद मिल रहा है,
एक्सटेसीज का मतलब आनंद मिल रहा है, वो तुम्हारे लिए भी सोबर हो जाएगा जब तुम मेरी तरह मैच्योर हो जाओगी। ये लिख रहे हैं ना, शैल बी मैच्योर्ड इनटू अ सोबर प्लेजर व्हेन दाई माइंड शैल बी अ मैंशन फॉर ऑल लवली फॉर्म्स। मतलब जब तुम्हारा दिमाग भी मेरे दिमाग की तरह, जैसे मैं आज फील कर रहा हूं, वैसे तुम्हारा दिमाग भी इन सब चीज़ों को मेंशन करेगा जैसे अभी मेरा दिमाग कर रहा है। द मेमोरी बी एज ए ड्वेलिंग प्लेस, तुम्हारी मेमोरी जो है वो एक रहने की जगह हो जाएगी। फॉर ऑल स्वीट साउंड्स एंड हारमोनीज, इन स्वीट साउंड्स और हारमोनीज के लिए। आगे वर्ड्सवर्थ लिखते हैं, ओ देन इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, तब अकेलापन, डर, दर्द, दुख, ये सब तुमको सताएंगे, तुम्हारे पोर्शन बन जाएंगे। पोर्शन का मतलब एक हिस्सा बन जाएंगे तुम्हारा। विथ वॉट हीलिंग थॉट्स ऑफ टेंडर जॉय विल दाउ रिमेंबर मी एंड दीज माई एक्सॉर्टेशंस। और तब तुम्हारे इस हीलिंग थॉट्स को, दिमाग में जो तुम्हारे हीलिंग थॉट्स होंगे, उसके जॉय को फील करती हुई मुझे याद करोगी, और मेरी इस एनकरेजमेंट को जो मैं तुम्हें दे रहा हूं इस वक्त। नॉर पर चांस, फिर से बोल रहे हैं नॉर पर चांस, इसका चांस ही नहीं है। इफ आई शुड बी वेयर आई नो मोर कैन हियर दाई वॉइस, कि फ्यूचर में अगर तुम्हारी आवाज में ना सुन पाऊं उस वक्त, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ बोल रहे हैं कि मेरी डेथ हो जाए उस वक्त, फिर नॉर कैच फ्रॉम दाई वाइल्ड आइज दीज ग्लीम्स ऑफ पास्ट एग्जिस्टेंस, या फिर तुम्हारे पास्ट के ये ब्राइट एक्सपीरियंसेस को तुम्हारी आंखों में ना देख पाऊं। विल दाउ देन फॉरगेट, तो क्या तुम भूल जाओगी, दैट ऑन द बैंक्स ऑफ दिस डिलाइटफुल स्ट्रीम वी स्टूड टुगेदर, कि किस तरह से हम लोग इस डिलाइटफुल रिवर के किनारे खड़े थे। जो रिवर है जहाँ पे ये खड़े हैं, साथ में हम लोग खड़े थे। अपनी बहन से बोल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, क्या तुम भूल जाओगी। एंड दैट आई सो लॉन्ग वर्शिपर ऑफ नेचर, कि मैं प्रकृति का कितना पुराना पुजारी हूं। हिदर केम, यहां आया था वापस, टू द बैंक्स ऑफ दिस रिवर विथ डीपर लव, नॉर विल्ट दाउ देन फॉरगेट, कि तुम नहीं भूल सकती, तुम नहीं भूलोगी। दैट आफ्टर मैनी वंडरिंग्स मैनी ईयर्स ऑफ एब्सेंस दीज स्टीप वुड्स एंड लॉफ्टी क्लिफ्स, नहीं भूलोगी तुम इन वॉन्डरिंग्स को, इन सालों की एब्सेंस को, इन वुड्स को, लॉफ्टी क्लिफ्स को, ग्रीन पास्टरल लैंडस्केप को। वर टू मी मोर डियर बोथ फॉर देमसेल्फ एंड फॉर द सेक, जो मेरे लिए और तुम्हारे लिए, हम दोनों के लिए अनमोल सा है। तो दोस्तों, इसी फाइनल लाइन के साथ ये पोएम खत्म होती है।